अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने बात करनी है कोलेरा के बारे में, जिसे हम हैज़ा भी बोलते हैं। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एजेंट और इसके क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्चुअली इसका एजेंट जो है विब्रिया कोलेरा होता है। यही सारे काम करता है हमारे जिस्म में आके। और इसका जो सोर्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब अगर किसी को हुआ है तो उसी से होगा, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से होगा। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास वो फीको ओरल रूट है, मतलब फीसिस या ओरल रूट से भी फैल सकता है। उसके बाद जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 5 दिन है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर इसकी जो पैथोजेनेसिस आ जाती है, उसमें क्या करता है कि विब्रियो कोलेरा जब हमारे जिस्म के अंदर इंटर होता है, जीआईटी के अंदर इंटर होता है, तो ये क्या करता है, उधर कोलोनाइज करता है, अपनी कॉलोनियाँ बनाता है, मल्टीप्लाई करता है और रिलीज़ करता है कोलेरा टॉक्सिन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये खुद कुछ नहीं करता, ये एक्चुअली अपना टॉक्सिन रिलीज़ कर देता है और खुद मर जाता है, कहीं पहले ही मर जाता है। तो इसका एक्चुअली अब खुद काम नहीं करता, इसका जो टॉक्सिन होता है वो सारे आगे काम करता है। तो जो इसके टॉक्सिन है उसके दो सब यूनिट होते हैं, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। अब जो सब यूनिट ए होता है ये एक्टिव सब यूनिट होता है, और जो बी सब यूनिट होता है ये बाइंडिंग सब यूनिट होता है। अब बी सब यूनिट का क्या काम होता है, ये जो कोलर टॉक्सिन होता है उसको ये बाइंड कर देता है हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स के साथ। और जो सब यूनिट ए है ये क्या करता है, जब इंटर हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल के अंदर, तो उधर एक्टिवेट कर देता है हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर देता है। और इस ये जब एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा देता है इसके अंदर। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइपर सिक्रीशन होती है वाटर की और क्लोराइड आयन की हमारे जेआईटी के ल्यूमन में। जब इसकी हाइपर सिक्रीशन होती है वाटर और क्लोराइड आयन की, तो उस वजह से वाइट डायरिया आता है। एक्चुअली इसके अंदर जो डायरिया होता है उसका ये मैकेनिज्म है। उसके बाद आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसकी दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है स्टेज ऑफ एविक्यूएशन, और दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ कोलैप्स। तो सबसे पहले जो स्टेज ऑफ एविक्यूएशन है, इसके अंदर वाटरी डायरिया होता है। इसके 10 से 20 एपिसोड पर डे में आ रहे होते हैं, और साथ में वाटरी वॉमिटिंग हो रही होती है, 5 से 10 एपिसोड पर डे के आ रहे होते हैं। और जो वाटरी डायरिया होता है इसको राइस वाटरी स्टूल भी बोलते हैं, इसी वाटरी डायरिया को। उसके बाद क्रैम्पी एब्डोमेन होता है, और फीवर वगैरह इसमें नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं होती, इस वजह से फीवर नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं स्टेज ऑफ कोलैप्स पे। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि इसकी वजह से ही डेथ होती है डायरिया में अक्सर लोगों की, क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा होता है, बीपी कम हो रहा होता है और साथ में पल्स इंक्रीज हो। अब जब बीपी कम होता है तो ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो जो हमारा किडनी है उसकी तरफ जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी, तो वो फिर जो है यूरिन आउटपुट कम कर देता है। इस वजह से ये एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से। सनकन आइज इसीलिए होती हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई खड़ी होती है, तो इस वजह से हमें सनकन आइज नज़र आती हैं। स्किन टर्जर कम हो जाता है, स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन आपको इसके अंदर नज़र आएगी, क्योंकि सारा मसला ही फ्लूइड का है और डिहाइड्रेशन हुई खड़ी होती है। मल्टी आर्गन फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से डेथ होती है, क्योंकि जब कंटिन्यूसली आप उसे फ्लूइड नहीं दे रहे होंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक में बंदा होगा, तो उसकी अल्टीमेटली डेथ ही होनी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो हमारे पास इधर है वो ग्राम स्टेनिंग ही है। और इसमें कल्चर इसका किया जाता है, ग्राम स्टूल लिया जाता है ग्राम स्टेनिंग के लिए। तो माइक्रोस्कोपी से आपको जो इधर नज़र आ जाता है ग्राम नेगेटिव विब्रिया। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, मेन स्टे हमारे पास रिससिटेशन ही है इसका। ये इसीलिए है क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उन्हें 48 से 72 घंटे काम करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए इसका मेन स्टे रिससिटेशन है। पहले आप उनका फ्लूइड पूरा करें, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया वो पूरा करें, उसके बाद उसे एंटीबायोटिक दें। तो पहले क्रिस्टलाइट वगैरह जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, मैसल हो गया, या नारेटिन आयरन ड्रॉप्स वगैरह, ये आप पहले उससे देते हैं। उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स पे आते हैं। एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन है 2 ग्राम, ओडी आप 14 दिन के लिए आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर इसका कोई मसला है सेफ्ट्राइक्सोन से, उस पेशेंट को मसला है, एलर्जी है, रेजिस्टेंस है, कुछ भी है, तो फिर आप टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी दे सकते हैं 500 मिलीग्राम 14 दिन के लिए बीडी। तो ये उसका ट्रीटमेंट है।